विश्व इतिहास की झलक। देशों और सभ्यताओं के उतार चढ़ाव। आज सुनिए 41वां पत्र, जिसे लिखने की तिथि है 6 मई सन 1932। चीन का जिक्र किए हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। आओ उधर लौट चलें और चीन का हाल देखें। जिस समय पश्चिम में रोम का पतन हो रहा था और भारत में गुप्त सम्राटों के शासन में राष्ट्रीय पुनरुत्थान हो रहा था, उस वक्त चीन में क्या घटनाएं घट रही थीं। रोम के उत्थान या पतन का असर चीन पर बहुत कम पड़ा। वो एक दूसरे से बहुत ही दूर थे, लेकिन रोम और चीन का सीधा संबंध था। दोनों एक दूसरे के यहाँ अपने राजदूत भेजते थे। चीनी किताबों से पता चलता है कि पहले 166 ईस्वी में रोम के सम्राट आन तून ने चीन को अपना राजदूत मंडल भेजा था। ये आन तून वही मार्क ऑरेली अंतोनी है जिसका जिक्र मैं पहले अपने एक पत्र में कर चुका हूँ। यूरोप में रोम का पतन एक ज़बरदस्त घटना थी। ये सिर्फ एक शहर, एक साम्राज्य का पतन नहीं था। एक तरह से रोमन साम्राज्य तो कुंस्तुनतुनिया में बाद में भी बहुत दिनों तक चलता रहा और इस साम्राज्य का भूत यूरोप के सिर पर करीब 1400 वर्षों तक मंडराता रहा। लेकिन रोम का पतन एक महान युग का अंत था। इससे यूनान और रोम की पुरानी दुनिया का खात्मा हो गया। पश्चिम में रोम के खंडहरों पर एक नई दुनिया, एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति जन्म ले रही थी। शब्द और वाक्य हमें भुलावे में डाल देते हैं और जब हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल दूसरी जगह देखते हैं तो हम समझने लगते हैं कि उनके अर्थ भी वही होंगे। रोम के पतन के बाद भी यूरोप रोम की ही भाषा बोलता था, लेकिन उसके पीछे जो भाव थे, जो अर्थ थे, वो बदल गए थे। लोग कहते हैं कि आज के यूरोप के मुल्क यूनान और रोम के बच्चे हैं और ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक भ्रम में डालने वाली बात है, क्योंकि यूरोप के देश एक ऐसे आदर्श के नमूने हैं जो यूनान और रोम के आदर्शों से बिल्कुल अलग हैं। रोम और यूनान की वो पुरानी दुनिया मिट गई है। जो सभ्यता 1000 वर्ष से भी ज़्यादा समय में बन पाई थी, वो पककर मुरझा गई थी। इसके बाद ही पश्चिमी यूरोप के आधे सभ्य, आधे बर्बर देश इतिहास में कदम रखते हैं। धीरे धीरे एक नई सभ्यता और नई संस्कृति का निर्माण करते हैं। उन्होंने रोम से बहुत कुछ सीखा, बहुत सी बातें उन्होंने दुनिया से लीं, लेकिन सीखने का ये सिलसिला मुश्किल और मेहनत का था। सैकड़ों वर्षों तक मालूम होता था कि यूरोप में सभ्यता और संस्कृति नींद ले रही है। अज्ञान और कट्टरपंथ का अंधेरा छा गया था। इसलिए इन सदियों को अंधकार युग कहते हैं। इसकी क्या वजह थी? दुनिया की तरफ पीछे क्यों लौटे और सदियों की मेहनत से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान क्यों गायब हो गया या क्यों भुला दिया गया? ये बड़े सवाल हमारे बड़े बड़े बुद्धिमानों को चक्कर में डाल देते हैं। मैं उनका जवाब देने की कोशिश नहीं करूँगा। क्या ये ताजुब की बात नहीं है कि भारत, जो कभी विचार और कर्म में इतना महान था, वो लंबे युगों तक गुलाम देश बना रहा? या चीन, जिसका पुराना इतिहास गौरवपूर्ण है, कभी ना ख़त्म होने वाले लड़ाई झगड़ों का शिकार हो गया? शायद युगों का ज्ञान और युगों की बुद्धि, जिन्हें आदमी बूंद बूंद करके इकट्ठा करता है, मिट नहीं पाते, लेकिन किसी वजह से हमारी आँख बंद हो जाती है। हम कुछ नहीं देख पाते, खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है, लेकिन बाहर चारों तरफ रोशनी रहती है। और अगर हम अपनी आँखों या खिड़कियों को बंद रखें तो इसका मतलब ये नहीं कि रोशनी गायब हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यूरोप के अंधकार युग का कारण ईसाई मजहब था। वो धर्म नहीं जिसका ईसा ने प्रचार किया, बल्कि वो राजकीय ईसाइयत जो रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटीन के ईसाई हो जाने पर पश्चिम में फैली थी। इन लोगों का कहना है कि 4वीं सदी में कॉन्स्टेंटीन के ईसाइयत इख्तियार कर लेने से 1000 वर्ष का एक नया युग शुरू हुआ, जिसने विवेक को जंजीरों में जकड़ दिया, विचार को गुलाम बना दिया और ज्ञान ने कोई तरक्की नहीं की। इनकी वजह से न सिर्फ जुल्म, कट्टरपन और असहिष्णुता ने ही जोर पकड़ा, बल्कि इससे लोगों के लिए विज्ञान या बहुत सी बातों में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। धर्म पुस्तकें अक्सर आगे बढ़ने में रुकावट बन जाती हैं। वो हमें बताती हैं जिस ज़माने में वो लिखी गई थीं तब दुनिया कैसी थी। वो हमें उस ज़माने के विचारों और रस्म रिवाजों के बारे में बताती हैं। उन विचारों और रस्म रिवाजों के खिलाफ आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो बातें पवित्र पुस्तक में लिखी होती हैं।
कुछ लोग यूरोप में अंधकार युग लाने के लिए ईसाईयत को दोषी ठहराते हैं। दूसरे लोग ये कहते हैं कि उस अंधकार युग ने ज्ञान के दीपक को जलाए रखने वाले ईसाईयत और ईसाई पादरी और पुजारी ही थे। उन्होंने कला और चित्रकारी को जीवित रखा, बेशकीमती पुस्तकों की सावधानी से हिफाजत की, उनकी नकलें उतारी। लोग इस तरह का तर्क करते हैं, शायद दोनों ही ठीक हैं, लेकिन ये कहना कि रोम के पतन के बाद आने वाली सारी मुसीबतों की जिम्मेदारी ईसाईयत पर एक बेहुदा बात है। सच तो यह है कि रोम खुद उन बुराइयों की वजह से गिरा, लेकिन मैं दूर चला गया था। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता था कि जहाँ यूरोप में सामाजिक संगठन एकदम टूट गया और एकदम परिवर्तन हो गया, वहाँ चीन में या भारत तक में कोई इस तरह का अचानक परिवर्तन नहीं हुआ। यूरोप में हम एक सभ्यता का अंत और दूसरी सभ्यता की शुरुआत देखते हैं, जो धीरे धीरे विकास करके आज की सभ्यता बनी है। चीन में हम ऐसी ही ऊंचे दर्जे की सभ्यता और संस्कृति का सिलसिला टूटे बिना जारी रहता पाते हैं। उतार चढ़ाव आया ही करते हैं। अच्छे काल और बुरे राजे महाराजे आते जाते रहते हैं, राजवंश बदलते हैं, लेकिन जो संस्कृति परंपरा से चली आती है वो टूटती नहीं है। जब चीन कई राज्यों में छिन्न भिन्न हो गया और आपसी झगड़ों में फंस गया, उस समय भी वहाँ कला और साहित्य फूलते फलते रहे, मनोरम चित्रकारी होती रही, सुंदर चीनी के बर्तन और बढ़िया इमारतें बनती रहीं, छपाई का उपयोग होने लगा, चाय पीने का फैशन शुरू हुआ और कविता में उसका गुणगान किया जाने लगा। चीन में हमें सौंदर्य कला प्रेम का एक अटूट संगम दिखाई देगा, अटूट धारा दिखाई देगी जो किसी ऊंची सभ्यता से पैदा हो सकती है। यही हालत भारत में थी। यहाँ भी रोम की तरह अचानक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये ठीक है कि यहाँ भी अच्छे बुरे दिन आए, सुंदर साहित्यिक और कलामय रचनाओं के ज़माने आए, विनाश और पतन के भी, लेकिन सभ्यता का सिलसिला उसी तरह जारी रहा। भारत की सभ्यता पूर्व के दूसरे देशों में भी फैल गई। उसने उन बर्बरों को हजम कर लिया और ज्ञान सिखाया जो हमें लूटने आए थे। ये न समझना मैं पश्चिम को नीचा गिराकर भारत या चीन की बड़ाई कर रहा हूँ। आज भारत या चीन की हालत में कोई ऐसी बात नहीं जिसको लेकर कोई शान बघारता फिरे। अंधे भी देख सकते हैं। अपने प्राचीन गौरव के होते हुए भी आज ये दोनों देश दुनिया के राष्ट्रों के मुकाबले में बहुत नीचे पहुंच गए हैं। अगर उनकी पुरानी संस्कृति की धारा एकाएक नहीं टूटी तो इसका ये अर्थ नहीं है कि इसमें कोई बुरे परिवर्तन नहीं हुए। अगर हम पहले ऊपर थे तो आज नीचे गिरे हुए हैं। ये साफ है कि हम दुनिया में नीची हालत पर आ गए हैं। हम अपनी सभ्यता की अटूट धारा पर खुश हो लें, लेकिन जब वो सभ्यता ही पककर ख़त्म हो गई है तो इसमें संतोष की कोई बात नहीं है। इससे शायद अच्छा ये होगा कि प्राचीनता से हमारे संबंध एकाएक टूटते रहते। ऐसे अचानक परिवर्तन हमें झकझोर डालते और नया जीवन और नई जीवन शक्ति फूंक देते। संभव है आज भारत में और दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं वो हमारे पुराने देश को आगे की ओर धक्का दे रही हों और फिर उसमें जवानी और ज़िंदगी भर जाए। मालूम होता है पुराने ज़माने में भारत में जो मजबूती और काम की धुन थी उसकी बुनियाद ग्राम गणराज्यों या स्वशासित पंचायतों के व्यापक संगठन में थी। आजकल की तरह उन दिनों बड़े बड़े भूस्वामी और बड़े बड़े ज़मींदार नहीं थे। ज़मीन या तो देहाती समुदाय या पंचायतों की या उस पर काम करने वाले किसानों की हुआ करती थी और इन पंचायतों के हाथ में बहुत ताकत और अधिकार होते थे। इन पंचायतों को गांव के लोग चुनते थे और इस तरह व्यवस्था लोकतांत्रिक आधार पर बनी हुई थी। राजा बदलते रहते थे, आपस में लड़ते भी रहते थे, लेकिन उन्होंने इन ग्राम संस्थाओं पर न तो कभी हाथ डाला न कभी उनके काम में दखल दिया। और इस तरह जब साम्राज्यों का उलटफेर होता रहा तब भी ग्राम संस्था पर खड़ी हुई समाज व्यवस्था बिना परिवर्तन के जारी रही। संभव है हम लोग लड़ाइयों और राजाओं के बदलने की कहानियाँ हमें भ्रम में डाल दें और सोचने लगे हम कि इन घटनाओं का जनता पर असर पड़ता रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जनता पर, खासकर उत्तर भारत में, कभी कभी इनका असर पड़ा, लेकिन आमतौर पर ये कहा जा सकता है कि वो लोग इन बातों की परवाह नहीं करते थे और राजाओं में हेर फेर होते हुए भी अपने कामों में लगे रहते थे। भारत में समाज संगठन को बहुत दिन तक मजबूत बनाए रखने वाला दूसरा कारण वो वर्ण व्यवस्था थी जो अपने दूल रूप में चली आ रही है। फिर उन दिनों जात पात के नियम इतने सख्त नहीं थे जितने बाद में हो गए, और ना जाति सिर्फ जन्म पर निर्भर करती थी। इसने हजारों सालों तक भारत की सामाजिक जिंदगी को संगठित रखा और इसका सिर्फ यही कारण था कि उसने परिवर्तन और विकास की गति को रोका नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाया।
धर्म और जीवन के मामले में पुराना भारतीय दृष्टिकोण हमेशा उदारता, प्रयोग और परिवर्तन का स्वागत करता था। इसी से उसे बल मिलता था। लेकिन बार बार के हमलों और दूसरी मुसीबतों ने जाति प्रथा को धीरे धीरे कड़ा बना दिया और इसके साथ साथ भारत का सारा दृष्टिकोण भी कड़ा और बेलोच हो गया। ये सिलसिला जारी रहा यहाँ तक कि भारत के लोग आज की दुखदाई हालत को पहुँच गए और जाति प्रथा हर तरह की तरक्की के दुश्मन बन बैठी। समाज के ढांचे को बांधे रखने के बजाय जाति प्रथा ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए, हमें कमज़ोर कर दिया और भाई को भाई के खिलाफ कर दिया। इस तरह वर्ण व्यवस्था ने पुराने ज़माने में भारत के समाज संगठन को मजबूत बनाने में मदद की, लेकिन ऐसा होते हुए भी उसमें गिरावट के बीज मौजूद थे। उसका आधार था असमानता और अन्याय को हमेशा कायम रखना और ऐसी किसी भी कोशिश का अंत में विफल हो जाना लाजमी था। असमानता और अन्याय के आधार पर या एक वर्ग या जमात द्वारा दूसरे वर्ग या जमात से बेजा फ़ायदा उठाने की नीति पर कोई अच्छा या मजबूत समाज नहीं बन सकता। क्योंकि आज भी ये अनुचित शोषण मौजूद है, इसलिए हमें तमाम दुनिया में इतने ज़्यादा झगड़े और दुख दिखाई देते हैं। लेकिन अब सब जगह लोग इसे महसूस करने लगे हैं और इससे छुटकारा पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। भारत की तरह चीन में भी समाज व्यवस्था की मजबूती गांवों पर उन लाखों किसानों पर निर्भर करती थी जो ज़मीन के मालिक थे। वहाँ बड़े बड़े जमींदार नहीं थे। धर्म में कभी रूढ़िवाद या असहिष्णुता नहीं आने दी गई। चीन की तमाम कौमों में चीनी लोग धर्म के मामले में शायद सबसे कम कट्टरपंथी रहे हैं और अब भी वैसे ही हैं। तुम्हें ये भी याद होगा कि भारत और चीन में मजदूरों की गुलामी की कोई प्रथा नहीं थी, जैसी यूनान में या रोम में या उससे भी पहले मिस्र में थी। कुछ घरेलू नौकर होते थे जिनकी हालत गुलामों जैसी होती थी, लेकिन समाज व्यवस्था में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये व्यवस्था बगैर उनके भी वैसे ही चलती रहती थी। लेकिन पुराने यूनान और रोम में ऐसा नहीं था। वहाँ तो गुलामों की बड़ी संख्या समाजी व्यवस्था का एक ज़रूरी अंग थी। सारे काम का बोझ इन्हीं के कंधों पर था और मिस्र में बिना इन गुलामों के ये बड़े बड़े पिरामिड कैसे बन पाते। मैंने इस पत्र को चीन से शुरू किया था। सोचा था उसकी कहानी जारी रखूँगा, लेकिन मैं दूसरे विषयों की ओर बहक गया, जो कि मेरे लिए कोई गैर मामूली बात नहीं। खैर, अब की बार हम चीन को इस तरह नहीं छोड़ेंगे।